मामला काफ़ी गंभीर है और भोपाल में रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया इसका और कई सारे सवाल रखे कि एक परिवार में दो कानून कैसे चल सकते हैं। दो व्यक्तियों के लिए, एक ही परिवार में रहते हैं तो अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं। ये मसला इतना गंभीर हो चुका है अब कि उसके बाद से 3 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं जो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मामला कितना गंभीर है। उसको आप चुनावी एजेंडा कहे, जो कुछ भी कहे, कि इस ऐलान के बाद मोदी जी के तत्काल जो है इसमें सरकार भी हरकत में थी और मेरी जानकारी के हिसाब से होम मिनिस्ट्री में एक बैठक भी हुई जिसमें लॉ कमीशन के सदस्य भी थे, सेक्रेटरीज भी थे और काफ़ी विचार विमर्श इसमें हुआ। यानी ये सीरियसनेस दिखती है कि इसमें नए आने वाले सत्र में कुछ हो सकता है। दूसरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी लगा कि ये तो मामला काफ़ी सीरियस होता हुआ दिख रहा है, इसलिए उन्होंने भी एक बैठक की और उसमें भी विचार विमर्श हुआ और ये हुआ कि भाई अपने प्रस्ताव रखे जाने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपत्ति हो सकती है उनको, जिसको उनको दिक्कत हो सकती है। और तीसरा, आम आदमी पार्टी ने बिना मांगे समर्थन कर दिया इसका। तो इससे ये लगता है कि ये मामला काफ़ी सीरियस है और बहुत अटमोस्ट अर्जेंसी का है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री ने किया। उसके बाद चीज़ें हरकत में आई हैं और जो 22वां लॉ कमीशन है उसके हेड जस्टिस अवस्थी ने ये बताया भी, जानकारी भी आई कि 8.5 लाख लोग अब तक अपने विचार रख चुके हैं, इस पर अपनी राय दे चुके हैं। जो कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं। जिसको लगता है कि इस पर उसको कुछ व्यू हो सकता है, वो ऑनलाइन प्रक्रिया भी है, आप उसके तहत अपने व्यू दे सकते हैं। तो रिस्पांस बहुत ही आ रहा है इसमें, 8.5 लाख लोगों से, और अभी भी ये और समय है इसमें कि लोग व्यू दे सकते हैं। तो इशू तो बहुत गंभीर है, इसमें तो कोई शक नहीं दिख रहा है। अब इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, ये असली मसला है कि इससे क्या दिक्कत होने वाली है। ख़ास तौर पे जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनकी तरफ से बड़ा घनघोर विरोध हो रहा है। विपक्षी दल बिना इसको डिस्क्राइब किए कि इसमें क्या उनकी दिक्कतें हो सकती हैं वो विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग वनवासियों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं कि वनवासी समाज को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी आपने सुना होगा आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज जी, अब आदिवासियों को प्रतिनिधिमंडल आया था क्या आरजेडी के पास मिलने के लिए, साहब मुझे को बचाओ, देखो ये दिक्कत हो रही, कानून बन रहा है। अपनी बात न करके दूसरे के कंधे पे बंदूक भी चलाई जा रही है। इसी को आप समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इससे क्या मुश्किल हो सकती है और क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है। आप अगर एकदम कोई भी कानूनी समझ नहीं रखते हैं या आप कोई भी बहुत साधारण व्यक्ति हैं, तो आपको ये कहा जाए कि एक जगह एक ही तरह कानून सबके लिए है तो आप इससे एग्री हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर इसमें विरोध के स्वर है तो इसको समझना चाहिए कि वो क्या स्वर है और क्या वो वैलिड है, क्या वो जायज़ है, क्या उनका कोई आधार भी है या सिर्फ विरोध के लिए विरोध है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनकी प्रवक्ता सुमैया राणा जी हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर जफर सरेशवाला जी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हाजिक खान और हाई कोर्ट की वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बस एक ही निवेदन है मेरा कि थोड़ा छोटे छोटे में बात रखिएगा तो बात ज़्यादा हो पाएगी, ज़्यादा इंटरेक्टिव हम लोग बना पाएंगे। सुमैया राणा जी, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग इसका, क्या दिक्कत है इस कानून से, यूसीसी आ जाएगा तो? बिल्कुल, देखिए देश का एक खूबसूरत संविधान है और जब देश का संविधान बना था तो उस वक्त में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस बात का पूरा ख्याल रखा था, ध्यान रखा था कि उसमें देश में जो विविधता है, अनेकता में एकता की जो प्रवृत्ति है, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए और हम सब मिलकर के एक मुल्क को एक घर की तरह हो और उसमें हम सब लोग मिलकर के अपने अपने पर्सनल लॉज के साथ एक अच्छा देश बना सके और अच्छे तरीके से रह सके। अब क्योंकि ये देश विविधता से भरा हुआ है, इसमें अनगिनत जातियां, धर्म के लोग हैं, परंपराएं अलग हैं। जिस देश में हर 150 किलोमीटर पे परंपराएं बदल जाती हों और रहन सहन बदल जाता हो, वहाँ का खाने पीने का तरीका, खान पान बदल जाता हो, उस देश में
एक कानून लागू करने का मकसद समझ में नहीं आ रहा है। ड्राफ्ट क्लियर हो पहले तो ये समझ में आए। मैं यहाँ पर एज अ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी बैठी हूँ, और क्योंकि मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें फेरबदल करना मुश्किल हो सकता है अगर पर्सनल लॉ पे बात की जाएगी, क्योंकि पर्सनल लॉ हमारा हमको एक कंप्लीट लॉ है जो धर्म के लिहाज से देखें, इस्लाम के लिहाज से देखें, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फेरबदल हो और कोई भी ऐसी चीज होगी जिसको हम वो कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, मैं एक बात बताती हूँ। अगर देश में यह कानून बनता है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, हम स्वागत करते हैं उसका, बिल्कुल किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोशिश ये रहेगी कि नमाज मस्जिदों के अंदर उस दायरे में होनी चाहिए, वो बड़ी बात नहीं है। यूसीसी इसको बोलेगी हमारी सर आंखों पर है, लेकिन यूसीसी ये बोलेगी कि किसी मोहल्ले में किसी घर में नमाज पढ़ाई जाएगी तो उसके मौलाना को पकड़ के खींच के बाहर लाके मारा जाएगा, तो ये बर्दाश्त नहीं। तो यही चीजें हैं कि वो सुमैया जी और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट नहीं है, ये बात सही है। अभी तो राय मशवरा चल रहा है कि क्या क्या ड्राफ्ट बन के आएगा। यूसीसी का जो बेसिक प्रेमाइस है उसमें ये सब चीज़ें तो है ही नहीं कि आप नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, ये इसका तो कोई लेना देना नहीं है। उसमें तो ये कहा जा रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आप मुझे ये बताइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कौन सी ऐसी चीज है जिसके बदलने का आपको डर, जिससे आपको आशंका है कि वो नहीं बदलना चाहिए? बताइए। नहीं, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने या मुशावरत कमेटी ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है या चिट्ठी लिखी है कोई मसला दरियाफ्त करने के लिए, तो यकीनन कहीं ना कहीं वो नहीं, वही तो वो खुल के बताइए ना, वो पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ होगा। देखिए, पर्सनल लॉ सिविल लॉ, ये आप मुझे बताइए कि उसमें ऐसा क्या है जिसकी मैं तो बता रहा हूँ ना, सुनिए ना। देखिए, पर्सनल लॉ जो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, पर्सनल लॉ किसी पूजा पद्धति को बदलने के लिए नहीं आ रहा है कि आप कैसे पूजा, मैं सुबह उठ के आरती करूंगा या नहीं करूंगा, इसका पर्सनल लॉ से कोई लेना देना नहीं है। जो ये नया यूसीसी आ रहा है, जो अब तक आया, अभी ये फाइनल ड्राफ्ट मेरे पास भी नहीं क्योंकि बना ही नहीं है, वो ज़्यादातर आपके सिविल राइट्स यानी इकोनॉमिक राइट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी शादियां इकोनॉमिक फैसले से बहुत सारी जुड़ी होती हैं। डिवोर्स कैसे होगा, सक्सेशन कैसे बनेगा, राइट्स किसके क्या होंगे, इस पर है। तो आप बताइए ना स्पेसिफिकली कि 3-4 शादियां जो आपके यहाँ होती, उस पर आपको दिक्कत है, एतराज़ है, या आपको किसका कितना अधिकार हो संपत्ति पे, उस पर आप नहीं चाहते कोई दखल हो, किस टाइप की विरोध को आप लोग कर रहे हैं? मेरा सवाल इसलिए कि पूरा विपक्ष एकदम से खड़ा हो गया कि नहीं 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 ये नहीं आना चाहिए। क्यों, किस बात पे आपत्ति, ये तो कोई बता नहीं रहा है, बताइए। देखिए, 3-4 शादियों का ही मैटर ज्यादा सामने निकल करके आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। मैं थोड़ी सी आपके चैनल के थ्रू एक बात फिर से याद दिलाना चाहूंगी अपने देश में के लोगों को कि जिस देश में खुले मन से लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता मिलती है और लोग उसको खुशियां मनाते हैं उसके लिए, उस देश में जिसकी सांस्कृतिक धरोहर ही यहाँ की लाज लज्जा, महिलाओं का रहन सहन, जिस देश में घूंघट प्रथा हो, जिसमें मुसलमानों को तो ये कह दिया जाता है कि पिछड़े हैं इसलिए बुर्का ओढ़ते हैं, चलिए मान लिया, लेकिन इस देश की परंपरा रही है घूंघट, सर पे पल्लू रखना। मंदिर जाएंगे भी तो सर पे पल्लू रखेंगे, मस्जिद दीन का काम करेंगे तो सर पे हिजाब होगा, क्रिश्चियंस जो हैं वो सर के ऊपर वो पहनती हैं वेल अपना, हमारे सिख बहनें जो हैं सरदार वो भी अपने सर पे पल्लू रखती हैं। वहां पर लिव इन रिलेशनशिप जैसे को मान्यता मिल जाती है। कितने मुसलमान होंगे जो 4 शादियां करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उन 4 शादियों के पीछे की जो डेफिनेशन है वो एक बहुत गहरी और बहुत बड़ी है। क्या डेफिनेशन है? उसमें सीधे तौर पे ये कहा गया है, मैं वही बता रही हूँ, उसमें सीधे तौर पे ये कहा गया है कि शादी करने के पीछे की वजह बहुत ऑथेंटिक होनी चाहिए। वो वजह की पूरी लिस्ट है, मुझे लगता है मैं यहाँ पर इतना टाइम नहीं लूंगी, इसके लिए बहुत सारी किताबें हैं, आप मुताला कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता रही हूँ, 4 एक व्यक्ति 3-4 जो भी नियम हो वो एक साथ शादियां कर सकता है, ये आप एक महिला होते हुए आप इसको जस्टिफाई कर रही हैं?
अब आप ये सोचिए कि मैं महिला हूँ और जस्टिफाई कर रही हूँ, तो उसके कोई पीछे वजह होगी। जानना चाहता हूँ क्या वजह है। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप मेरी मैं बता तो नहीं हूँ वजह, आपको बताइए ना कि जिन रीजन से, कौन से रीजन, एक से ज्यादा शादियां की जा सकती हैं, जितना वो मायने, सुन लीजिए मेरी बात, जितना वो मायने रखता है उससे कहीं ज्यादा ये मायने रखता है कि उन शादियों के बीच कैसे आप जस्टिस करेंगे। ये इस्लाम की पहली शर्त है। और अगर आप जस्टिस नहीं कर सकते हैं तो आपको एक से ज्यादा शादी करने का कोई राइट नहीं यहाँ पे, और आपकी वजह बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वजह से और वो पहले के जो 4 शादियां कोई व्यक्ति करेगा उसके पीछे वो बहुत जस्टिसफुल होने, ये कौन सा जस्टिस है? मैं वही तो जानना चाहता हूं कि कैसे 4 शादी करके आप जस्टिस कर रहे हैं, वो क्या रीजन है जिससे आप 4 जस्टिस कर रहे हैं? देखिए एक समाज के अंदर सुमैया जी, तो मुझे तो ये लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ ये 4 शादियां हटाने के लिए नहीं ये तो आपने कहा कि इसी को समझ में आ रहा है, ऐसे बहुत सारे, नहीं सुमैया जी, नहीं सुमैया जी, इसमें मैंने पहले ही कहा कि ये सिविल कानून आपके बहुत सारे हक और हुकूक से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति अगर 4 शादी कर रहा है, ये चूंकि बार बार वही जिक्र आ रहा है इसके लिए कह रहा हूं, आप किसी भी समाज में देखिए जाके ना, यहाँ पे ये कानून ऐसा थोड़ी खाली मुसलमानों के लिए बन रहा है, ये जैन सिख बौद्ध हिंदू सबके लिए बनेगा कि सब एक ही कानून सबके लिए होना चाहिए। महिलाओं का हक एक होना चाहिए। ज्यादातर तो जो जस्टिस नहीं होता वो महिलाओं के खिलाफ ही होता है ना। ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है जो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताने की कोशिश करें, जिसको आप बता भी नहीं कि वो 4 शादियां करके रखता है, लेकिन उसको अगर कर सके तो करे। कौन सी तरीका है? एक मौलाना साहब ने तो ये कहा है, सुनिए सुमैया जी, हाँ नहीं, आप मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति बताइए आपके आसपास का मुसलमान जिसने 4 शादियां की हो। ये बहुत अच्छी बात कही। अभी हम इसी बात का डिस्कशन कर रहे थे अपने न्यूज रूम में कि जब ये है ही नहीं तो एक काल्पनिक चीज का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं होता है, तो फिर विरोध किस बात का है? काल्पनिक नहीं है, प्लीज समझिए आप मेरी बात। नहीं सुमैया जी, हमारे पास एक लॉ है, हमारे पास एक लॉ है, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, लेकिन उस क्या सर्कमस्टेंसेस हो गए? जो चीज है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आभा जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप उसके लिए ये अफवाहें फैलाने। हाजिर साहब आ रहा हूँ, एक मिनट। आभा जी, आप एक महिला हैं और एक वकील भी हैं, दोनों के आलोक में सुमैया जी रुकिएगा, अब सबको शामिल करते हैं। नहीं, मैं वकील नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार नहीं, आज भी फ्रीलांसिंग। मैंने आभा सिंह से कहा, मेरा कोई दूर अरे सुनिए ना सुमैया जी, सुन तो लीजिए, मैंने कहा